आज के मुख्य समाचार। स्कूलों में मिड डे मील में लापरवाही उजागर। शिक्षण संस्थानों पर पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। हिमाचल में करवट बदल सकता है मौसम। मस्जिद मामले को लेकर जारी अनशन में हिंदू संघर्ष समिति का आरोप। संजौली विवादित मस्जिद मामला फिर भड़का। आईजीएमसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की मांगों पर बैठक 6 दिसंबर को। केसर सिंह नेगी ने कांग्रेस का पक्ष रखते हुए भाजपा पर निशाना साधा। टोटू बहु मचियाड वार्ड में सीवरेज सुविधा का काम शुरू। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी कत्याल द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि नर्सरी और केजी के छोटे बच्चे बिना हाथ धोए ही मिड डे मील खा रहे थे। खाने की स्वच्छता और गुणवत्ता की स्थिति चिंता पैदा करने वाली पाई गई, जिसे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया गया। शिमला के घनाटी प्राथमिक स्कूल में निरीक्षण के दौरान मिड डे मील की गुणवत्ता असंतोषजनक मिली है। भोजन में पोषण मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। अनिवार्य सब्जियां परोसी नहीं जा रही थी। बच्चों के लिए बनाए गए चावल में छोटे काले कीड़े पाए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि प्री प्राइमरी स्कूलों में खाद्य सुरक्षा से जुड़े दिशा निर्देशों को खुलकर नजरअंदाज किया जा रहा है। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि नर्सरी और केजी के बच्चों के लिए कोई आया या सहायता उपलब्ध नहीं थी। मानकों के अनुसार इतनी कम आयु के बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए आया की सुविधा अनिवार्य है, जबकि आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिकाएं उपलब्ध रहती है। प्री प्राइमरी स्कूलों में यह व्यवस्था पूरी तरह गायब रही। आयोग ने कहा कि इस खामी के बारे में सरकार को अवगत करवाया जाएगा और आवश्यक सुधारों की सिफारिश भी की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अब आयोग की टीम ने स्कूल प्रबंधन से मिड डे मील के लिए खरीदी जाने वाली सामग्री का रिकॉर्ड मांगा है, तो बताया गया है कि लिखित निर्देशों के तहत खरीद का कोई रजिस्टर नहीं रखा जाता। इस पर आयोग अध्यक्ष डॉक्टर कत्याल ने हैरानी जताते हुए कहा कि इस मामले की सरकार के माध्यम से जांच करवाई जाएगी। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मिड डे मील की गुणवत्ता स्वच्छता को सुनिश्चित किया जाए, ताकि छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता न हो। हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देश पर चल रहे प्रदेश व्यापी एंटी चिट्टा अभियान के तहत हिमाचल पुलिस ने शिक्षण संस्थानों में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया। यह संयुक्त कार्यवाही सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे प्रदेश में एक साथ की गई। अभियान के दौरान 12 जिलों के 41 शैक्षणिक संस्थानों और 598 दुकानों में तलाशी और निरीक्षण लिया गया। पुलिस ने इस कार्यवाही में 12 मामले दर्ज किए और 385 चालान भी जारी किए। पुलिस का मुख्य उद्देश्य कॉलेजों, छात्रावासों और उनके आसपास के क्षेत्रों में नशा मुक्त वातावरण तैयार करना था। सर्च ऑपरेशन के दौरान छात्रावासों, पार्किंग स्थलों और आवासीय ब्लॉकों की तलाशी ली गई। कई स्थानों पर छात्रों और अन्य व्यक्तियों के मोबाइल फोन की डिटेल जांची गई, ताकि नशे के लेन देन, संपर्कों या संदिग्ध गतिविधियों का भी पता लगाया जा सके। आसपास स्थित दुकानों, खोखो और टैक्सियों का भी निरीक्षण किया गया। पुलिस ने इस दौरान नशा तस्करी में सक्रिय और नए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान भी की है, जहां आने वाले दिनों में विशेष कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने शैक्षणिक संस्थानों के आसपास संचालित संभावित नशा सप्लाई चेन और अवैध वितरकों का पता लगाने का प्रयास किया। जहां भी अनियमितताएं मिली, वहां तत्काल कानूनी कार्यवाही की गई। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि हिमाचल पुलिस राज्य सरकार को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नशे के खिलाफ व्यापक कार्यवाही कर रही है। उन्होंने अभिभावकों, आम नागरिकों और छात्रों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाने या हेल्पलाइन नंबर पर दे। यह अभियान आने वाले दिनों में अधिक सख्ती से जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यह राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार है जब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और सत्ता पक्ष के विधायक अपनी ही सरकार के दौरान आयोजित विधानसभा सत्र को छोड़कर धरने पर बैठ गए। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक व्यवस्था पर संकट बताया। डॉक्टर बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार 3 वर्षों में आर्थिक और प्रशासनिक रूप से प्रदेश को बदहाल कर चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मंत्री सड़कों पर नारेबाजी कर रही है।
जबकि हजारों वरिष्ठ नागरिक अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर 45,000 करोड़ के कर्ज, राजनीतिक नियुक्तियों की भरमार और माफिया को संरक्षण देने के भी आरोप लगाए। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस अब भाजपा के बाद संघ को निशाना बना रही है, जबकि स्वयं देश के विभाजन और कश्मीर मुद्दे पर सवालों के घेरे में रही है। बिंदल ने दावा किया कि कांग्रेस का पाप का घड़ा भर चुका है और देश से उसका सफाया तय है। उन्होंने कहा कि बिहार में हार के बाद हिमाचल की कांग्रेस सरकार हताशा में सड़क पर उतर आई है। हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का यह वो काला अध्याय शुरू हुआ है जब हिमाचल प्रदेश की सत्तासीन सरकार मुख्यमंत्री सहित सड़कों पर उतर जाए। जनता ने जिनको सरकार चलाने का दायित्व दिया, जिनको जनता की समस्याएं सुलझाने का दायित्व दिया, वो चलती हुई विधानसभा को छोड़कर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और सत्ता पक्ष के विधायक तख्तियां लेके सड़कों पर उतर जाएं और विधानसभा को खुला छोड़ दें। ये इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस की वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया। जो सरकार चला नहीं सकती, जो सरकार के माध्यम से जनता की भावनाओं की कदर नहीं कर सकते। आज उसी समय जब सरकार सड़कों पर निकली, मंत्री सड़कों पर निकले, 60 साल, 70 साल, 80 साल के बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिक हजारों की संख्या में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे। क्या विकट स्थिति है। 500 किलोमीटर चल करके एक बुजुर्ग आदमी अपने अधिकार के लिए, सरकार से लड़ने के लिए, सरकार से मांग करने के लिए सड़क पर उतर रहा है, तो सरकार भी सड़क पर उतर गई। अब किससे मांगेंगे जो खुद ही मांगने वाला है। इसलिए सत्ता में रहने का अधिकार खो चुके। 2022 में झूठ के आधार पर, झूठी गारंटियों के आधार पर, फरेब के आधार के ऊपर सत्ता में आई हुई कांग्रेस 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लेने के बाद अपने लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं जुटाने के बाद जनता के लिए उनका खजाना खाली है, जन समस्याओं के समाधान के लिए खजाना खाली है, आपदा राहत के लिए खजाना खाली है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। और वो कांग्रेस पार्टी जो देश के विभाजन के लिए जिम्मेवार है, भारत माता के अंग भंग के लिए जिम्मेवार है, जिसके कारण करोड़ों देशवासी बेघर हुए, लाखों देशवासी सड़कों पर आ गए और दशकों तक कैंपों में रहने को मजबूर हुए। हजारों देशवासी कत्लेआम का शिकार हुए। वो कांग्रेस पार्टी, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रीय संगठन को गाली देने पर उतरी है। वो कांग्रेस पार्टी जो कश्मीर की समस्या का जनक है, जिसके कारण देश में आतंकवाद फैला, माओवाद फैला। वो कांग्रेस पार्टी जिसने चीन को 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जे में दे दी। वो कांग्रेस पार्टी जिसने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वोटों के लालच में तुष्टीकरण के कारण देश को आंतरिक रूप से खोखला कर दिया। वो कांग्रेस पार्टी और उनके नेता और उनके मंत्री भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन के बारे में कुछ कहें, शर्मनाक है। जरा कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस के मंत्रियों को
अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सिरजौली की विवादित मस्जिद को लेकर जारी विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। शुक्रवार को मस्जिद में कुछ लोगों द्वारा नमाज अदा किए जाने के बाद हिंदू संघर्ष समिति ने पुलिस को इसकी लिखित शिकायत सौंपी। समिति का कहना है कि मस्जिद कमेटी ने पहले भी सभी लोगों को नमाज पढ़ने से मना किया था। ऐसे में यह गतिविधि नियमों के विरुद्ध हुई है। इसी मुद्दे को लेकर शनिवार को समिति ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। समिति का क्रमिक अनशन समाप्त हो चुका है, लेकिन सदस्य ने बताया कि अब वे न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार करेंगे। प्रदर्शन के बाद हिंदू संघर्ष समिति के सदस्य मदन ठाकुर ने सरकार पर कड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विवादित मस्जिद को बंद करवाने में रुचि नहीं दिखा रही है। साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी बयान दिया और कहा कि महिलाओं को आत्म सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि समिति हर परिस्थिति में महिलाओं के साथ खड़ी रहेगी। हालांकि प्रशासन ने किसी भी भड़काऊ बयान से दूर रहने और मामले को कानूनी प्रक्रिया के जरिए हल करने की अपील की है। देखिए, हालात तो यूं कहें कि जिस प्रकार से सत्ता में बैठी सरकारों ने कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन होगी, पूरे प्रदेश को हरा भरा किया जाएगा, आज पूरी तरह से सरकार उसी पे ही चली है। व्यवस्था परिवर्तन इस प्रकार से कि 98% सनातनियों के ऊपर लाठीचार्ज होते हैं, उनके भावनाओं को पूरी तरह से चकनाचूर किया जाता है और एक विशेष वर्ग जो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के हिमाचल प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज करने के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उनकी आवभगत इस प्रकार से की जा रही है जैसे वो दामाद हो इनके। तो हमारे लिए ये बड़ी अचंभे की बात है। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था का होना ये उस दिन का याद दिलाता है जब राजा साहब ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में यदि ऐसे व्यक्ति के हाथ में कभी अगर सत्ता गई तो हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क होना तय है। आज वो बेड़ा गर्क हो रहा है। जिस प्रकार से हमारी माताओं बहनों की अस्मिता को तार तार करने के लिए सरकार कार्य कर रही है, जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी को उसके काम करने से कानून द्वारा जो उसको शक्तियां दी गई है उसे करने से रोका जा रहा है सरकार द्वारा, वो अपने लिए एक बहुत बड़े अचंभे से कम नहीं है। और यही मैं कहूंगा कि यदि यही भावना सरकार की रही, यही कार्यशाली सरकार की रही, तो पूर्ण रूप से एक दिन यहाँ पे भी 1-1.5 साल में शरिया कानून पूरी तरह से लागू करने की परिस्थिति में है। देखिए, आमरण अनशन पे थे, सरकार ने झूठ बोल के आमरण अनशन तोड़वाया। सरकार ने कहा उस दिन, हमें सच लगा कि हमें लगा कि वो प्रशासनिक अधिकारी है, जो भी अधिकारी उस पद पे बैठता है वो सच बोलता है। प्रशासनिक अधिकारी ने उस दिन कहा कि हम किसी प्रकार की नमाज नहीं होने देंगे, किसी प्रकार का यहाँ पे कोई कार्य नहीं होने देंगे, उसको सील कर देंगे, बिजली पानी काट देंगे। 29 तक उसको पूरा सील करने का काम था। परंतु जिस प्रकार से पिछले शुक्रवार को वहां पे जब स्थानीय लोगों ने मना किया नमाज अदा करने से, तो बाहर से प्लांट किया गया सरकार द्वारा, सरकार के व्यक्ति द्वारा भेजा गया, सरकार द्वारा भेज के उस व्यक्ति को यहाँ पे नमाज अदा करवाई गई और पुलिस पूरी प्रोटेक्शन में थी। किसी व्यक्ति ने, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश नहीं की। दूसरी बात, हम लोग किन व्यक्तियों को विश्वास करें? अगर हम ये लोग सोचे कि आज 29 तारीख को वार्ता के लिए जाएंगे, किस मुंह से हम सरकार की बात सुने जो झूठ पे झूठ बोल रही है? प्रशासनिक अधिकारी मजबूर है और मैं ये कहता हूं कि अगर ज्यादा मजबूर इन प्रशासनिक अधिकारियों को किया जाए तो बहुत सारे मुझे लगता है कि रिजाइन भी दे सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अंतरात्मा तो संतुष्ट होना चाहिए। कोई भी काम करता है, ठीक है, वो गलत नहीं करेगा, परंतु यदि उससे बार बार सरकार गलत काम करवाएगी तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी, प्रशासनिक अधिकारी भी आहत होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं, मुसलमानों के पास, मस्जिद पक्ष के पास, हिमाचल वक्फ बोर्ड के पास एक भी कागज मस्जिद के फेवर का नहीं है, जिसकी वजह से 4 जगह से वो हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बावजूद भी उनको सरकार प्रोत्साहित कर रही है कि आप हाई कोर्ट जाए। आप एक चीज बताए, न्यायालय को इन्होंने मजाक बना के रखा है सरकार ने। आपके पास कागज नहीं है और उसके बाद भी आप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपके फेवर में कोई काम होगा, आपके फेवर में कोई आदेश होगा। ये दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश का कि जिन लोगों के पास यहाँ पे के कागज है उन्हें तो आप यहाँ के व्यक्ति मानते नहीं, परंतु जो बाहरी लोग आ रहे हैं, झूठे दस्तावेज दे रहे हैं, उन लोगों के आप पूरे पैरोकार बने हैं। मुसलमानों के लिए कोई कानून नहीं है, यहाँ पे धर्म परिवर्तन कानून बनाया गया है, परंतु यहाँ पे आज भी लोग धर्म परिवर्तन के लिए पूरी तरह से अग्रसर है, उनके ऊपर FIR तक नहीं की जाती। किसके लिए कानून?
गरीब लोगों के लिए, सनातनियों के लिए, कानून उसके लिए जो कानून का पालन करता है। आज तक हम कानून का पालन कर रहे थे, हमने शस्त्र पूजा की, हमने कहा कि ये आत्मरक्षा के लिए। मैंने अपनी बहनों से निवेदन किया कि अपने पास एक चाकू रखे, अपने पास एक घरों में तलवार रखे, क्योंकि ये लोग जिस प्रकार से प्रोत्साहित है, ये कब आपकी अस्मिता लूटने आपके घर के दरवाजे पे आ धमके। तो मैं अपनी बहनों से कहता हूं कि उस दिन जिस दिन आपके दरवाजे पे ये लोग आए, उस दिन गला काटते हुए भी झिझकना ना मेरी बहनों। हिमाचल प्रदेश में सर्दी की दस्तक बढ़ती जा रही है। राज्य के ताबू में पारा -7.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार प्रदेश के 22 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। मंडी सहित कई क्षेत्रों में घना कोहरा भी देखने को मिला। मौसम विभाग ने बताया कि 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक मैदानियों निचले क्षेत्रों में सुबह और देर रात के समय घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 3 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है, लेकिन 4 और 5 दिसंबर को कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण संभव है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड बढ़ते हुए तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है, जिसके चलते प्रशासन ने शूरधार यात्रा पर 1 दिसंबर से पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले लिया है। यह प्रतिबंध आगामी अप्रैल तक जारी रहेगा। उप मंडला अधिकारी चौपाल हेमचंद वर्मा ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और जनहित को देखते हुए कपाट बंद होने के बाद यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध के दौरान अगर कोई यात्रा पर जाता है तो उसके खिलाफ प्रशासन कानूनी कार्यवाही करेगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी खराब मौसम, बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के कारण चूड़धार मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 1 दिसंबर से अप्रैल तक बंद रहेगा। इस बीच मौसम विभाग ने लोगों से घने कोहरे और ठंड के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। संजौली की विवादित मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर चल रहे क्रमिक अनशन के समाप्त होने के बाद शनिवार को हिंदू संघर्ष समिति ने सरकार के खिलाफ कड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान समिति ने प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली और पुतला दहन भी किया। समिति ने कहा कि अब वे क्रमिक अनशन नहीं करेंगे और आगे की कार्यवाही कोर्ट में होने वाली सुनवाई के आधार पर ही तय की जाएगी। उधर शुक्रवार को मस्जिद में नमाज अदा किए जाने को लेकर विवाद और तेज हो गया। हिंदू संघर्ष समिति ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि मस्जिद कमेटी ने पहले ही सभी लोगों को नमाज पढ़ने से मना किया था। इसके बावजूद कुछ लोगों ने मस्जिद पहुंचकर नमाज अदा की। शिकायतकर्ताओं मदन ठाकुर, विजय शर्मा, विकास थापटा, रजनीश शर्मा ने आरोप लगाया कि सियासत अली नामक व्यक्ति मस्जिद में कुछ लोगों को अपने साथ नमाज पढ़ने ले गया, जबकि इसकी मनाही थी। समिति का कहना है कि यह नियमों का उल्लंघन है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि जुम्मे की नमाज के दिन मस्जिद के मौलवी शहजाद ने भी नमाज पढ़ाने से इनकार किया था और साफ कहा था कि मस्जिद में जुम्मे की नमाज नहीं होगी। इसके बावजूद समुदाय के कुछ लोग मस्जिद पहुंचे। मामले पर पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की और जांच जारी की। इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद 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 इस्लामिक जिहादी सरकार मुर्दाबाद 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 इस्लामिक जिहादी सरकार मुर्दाबाद 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 इस्लाम की सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए, गत शुक्रवार को जो हमारा यहाँ पे धरना हुआ, प्रदेश यहाँ पे जिला प्रशासन ने हर एक बिंदुओं पे हमसे सहमति जताई। कुछ एक चीज़ था, सीआर का मामला था, कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर, वो तुरंत मौके पे कर दिया। बिजली पानी और इसको सील करने का मामला था, उस पर कहा कि थोड़ी सी प्रक्रियाओं की अनुपालना करनी है। 29 तारीख को आप लोगों की कमेटी के साथ हम बैठेंगे और इस पर फाइनल रिव्यू करेंगे। परंतु पिछले कल तक हम जिला प्रशासन की ओर से पत्र का इंतजार करते रहे कि हमें आधिकारिक पत्र मिले। जिला प्रशासन की ओर से हमें फोन करके बताया गया कि आप आइए। तो हमने कहा कि भाई, जब आधिकारिक कोई चीज़ है, आधिकारिक वार्ता होनी है तो टेलीफोनिकली निमंत्रण नहीं चलेगा, आपको आधिकारिक निमंत्रण देना पड़ेगा। तो जिला प्रशासन को यह भय हुआ कि अगर वो हमें आधिकारिक निमंत्रण देते हैं तो शायद एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ना हो जाए। तो ऐसी सरकार और ऐसे प्रशासन से वार्ता का क्या परिणाम निकलता? जो चिट्ठी निकालने के लिए एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, वो इस पे आगे क्या करते हैं?
इसलिए हमने आज की इस वार्ता का बहिष्कार किया। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पिछले शुक्रवार को जब हम यहाँ धरने पर थे, ऐसे लोग सरकार द्वारा प्लांट किए गए थे जो यहाँ पे दंगा भड़काना चाहते थे। पर हम अपने साथियों को बधाई देना चाहते हैं कि उनकी सूझबूझ से इस प्रकार के वो किसी भी कृत्य में सफल नहीं हुए। आज जब हम ये देख रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है उसको ये प्रदेश की कांग्रेस की सरकार हरित राज्य बनाना चाह रही है। हरित राज्य इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कह रहा हूँ, इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रही है। यहाँ पे अवैध मस्जिदों को संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसी सरकार का जो है वो शव यात्रा आज हमने यहाँ निकाल ली और उसको हमने अग्नि के सुपुर्द कर दिया है। यह सनातन समाज की नज़र में इस सरकार की परिणति है। आज हमने स्पष्ट तौर पे अपना जो ये आंदोलन था ये भी हमने वापस लिया। उसके पीछे कारण ये है कि जो ये वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी है वो 2 दिन पहले उच्च न्यायालय में गई। हालांकि उनकी पिटीशन अभी मेंटेन नहीं हुई है, एडमिट नहीं की है, परंतु हमने भी विधि विशेषज्ञों से अपने से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर हम अभी धरने पर बैठे रहते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात का यह संदेश जाएगा कि हम न्यायालय पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमने पहले न्यायपालिका का सम्मान किया, न्यायपालिका के आदेश की अनुपालना करवाने के लिए ही हम धरने पर बैठे थे। तो आज न्यायपालिका की अवमानना हम लोग नहीं कर सकते थे। हमारा जो फर्दर प्लान ऑफ एक्शन होगा, क्योंकि आंदोलन की गति रुकने वाली नहीं है। आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र लाल ने सीटू के नेतृत्व में आज आईजीएमसी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट एमएस राहुल राव को अपने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के दौरान यूनियन प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित समस्याओं को तत्काल हल करने की मांग उठाई। एमएस राहुल राव ने यूनियन को 6 दिसंबर दोपहर 3:30 बजे तक का समय देते हुए आश्वस्त किया कि उसी दिन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स कर्मचारियों के साथ विस्तृत बैठक होगी। इस बैठक में कर्मचारी अपनी सभी समस्याएं और मांगे स्पष्ट रूप से रख सकेंगे। यूनियन की प्रमुख मांगे कुछ इस प्रकार से रहती है: कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम की सुविधा, कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू करना और समय पर वेतन जारी करना भी शामिल रहता है। यूनियन अध्यक्ष वीरेंद्र लाल ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इन मांगों पर उचित कार्यवाही नहीं की तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। फिलहाल कर्मचारी 6 दिसंबर को होने वाली बैठक का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि प्रशासन उनकी मांगों पर ठोस कदम उठाएगा। आज हमने जो है आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन की तरफ से 15 सूत्रीय एक मांग पत्र जो है एमएस साहब को सौंपा है, जिसमें हमारी तमाम जो दिक्कतें हॉस्पिटल के अंदर आम मजदूर को आ रही है उसके रिगार्डिंग वो सारी मांगे हमने उसमें सूचीबद्ध की है, जिसमें कि वेतन जो है कई वर्कर को जो है वेतन कम मिल रहा है और जो है उनकी पेमेंट से भी जो है वेतन काटा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पीछे अप्रैल महीने से जो है न्यूनतम वेतन बढ़ाया और उसकी नोटिफिकेशन लेबर डिपार्टमेंट ने भी कर दी, परंतु मजदूरों को आज तक भी और कई मजदूरों को आज तक भी वो जो है न्यूनतम वेतन हासिल नहीं हुआ है। इसके साथ साथ हमने जो मांग की है, हमने जो समझौता आईजीएमसी प्रशासन, ठेके कंपनी और मजदूरों के बीच हुआ 2019 में और उसके बाद 2024 के अंदर, उस दोनों समझौते के जो है तुरंत लागू किया जाए। और ये जो हमारी मांगे हैं, जिसमें मांग है कि जो है वर्कर को चेंजिंग रूम की व्यवस्था होनी चाहिए, ब्लॉक वाइज चेंजिंग रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। आज जो हमारा मजदूर है वो जाके, खासकर जहाँ तक लेडीज़ें इसमें ज़्यादा काम करती हैं और मजदूर जो है जाके सीढ़ियों में जो उनको अपने कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, इस तरह का हालात है। पहले भी जो ये मांग उठाई गई थी तो कहा गया था कि जब जमियाना में जो है सुपर स्पेशलिटी शिफ्ट होगा तो ब्लॉक वाइज जो है मजदूरों के चेंजिंग रूम दिए जाएंगे, तो आज तक भी जो है इसको लागू नहीं किया गया है। उसके साथ साथ बहुत से जगहों में जो है मजदूरों की संख्या कम है, जिसके कारण जो है मजदूरों पर जो है वर्कर काम का बोझ बढ़ रहा है। हमारी ये भी मांग है उसमें कि जो है हर एक वार्ड में मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाए और जिससे जो है काम को नियमित सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके साथ साथ उसमें जो हमारी मांग है कि मजदूरों को जो है यहाँ पे
जो काम करता है उसको बोनस दिया जाए। क्या चला है कि पिछले कुछ समय से कंपनियों ने क्या कर दिया कि जो कुछ जो है मजदूरों को क्या कहते हैं दिवाली में कुछ जो है गिफ्ट के रूप में या कुछ ऐसे भी जो सुविधा देते थे वो बंद कर दिया। ये हम मांग करते हैं कि बोनस को 2024-25 से लागू किया जाए। उसके साथ साथ हमारी जो इसमें मांग है अभी कि मजदूरों को जो है वर्दी की सुविधा दी जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है राउंड करने के लिए वार्डों में चले जाते हैं और हमारा मजदूर कहाँ से वर्दी पहनेगा जब उसको ड्रेस की सुविधा दी नहीं है ना। और उनको झड़का के वहाँ झड़काते हैं कि आप जहाँ मर्जी से जो है क्या कहते हैं ड्रेस कोड पहनो। वो तो मजदूर कहाँ से पहनेगा जब जो है कंपनी ने कोई ड्रेस नहीं दिया। इसलिए हमारी ये भी मांग थी उसमें है कि उनको जो साल में जो है 4 वर्दी जो है मजदूरों को दी जाए। उसके साथ साथ जो क्लब ड्यूटियाँ करवाई जाती है, एक मजदूर जो है उसको 2-2, 3-3 वार्डों में जो है ड्यूटियाँ करवाई जाती है, क्लब ड्यूटियाँ करवाई जाती है। आप देखेंगे कि मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा जो है वार्डों के अंदर होती है कि एक वार्ड में भी एक साथी के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। वो 2-2, 3-3 वार्ड में कैसे काम करेगा, उससे जो है उसका मानसिक टॉर्चर हो रहा है। ये भी हम मांग करते हैं कि तुरंत इन क्लब ड्यूटियों को जो है बंद किया जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर जो 15 सूत्रीय मांग पत्र हमने आज एमएस साहब को दिया है और एमएस साहब ने आश्वासन दिया है कि इन मांगों में जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और 6 दिसंबर को जो है 3:30 बजे सभी कॉन्ट्रैक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन और मजदूरों की एक मीटिंग बुलाई है जिसमें इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता केसर सिंह नेगी ने भाजपा नेताओं पर निजी जीवन को लेकर राजनीति करने के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं देती है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता जयराम ठाकुर पर शीतकालीन सत्र के दौरान जो सवाल उठाए गए वह निजी जीवन से जुड़े हैं। भाजपा में कई ऐसे नेता है जिनके परिवार के सदस्य पर भी आरोप लगे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी निजी जिंदगी को लेकर राजनीति नहीं की। उन्होंने इस अवसर पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का भी समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा नीति और जनहित की राजनीति पर केंद्रित रहती है। आज आप सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर राजनीति का जो सत्र है किस तरह गिर चुका है। प्रदेश के जो तमाम विधानसभाओं से जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, प्रदेश का शीतकालीन सत्र चल रहा है। उस सत्र में किस प्रकार जनहित के मुद्दों को दरकिनार करते हुए केवल अपनी व्यक्तिगत राजनीति पोषित करने के लिए आज हमारा विपक्ष जो है लगातार प्रयासरत है, संघर्ष कर रहा है। ये विडंबना है इस प्रदेश का कि इस प्रदेश में आज जब आपदा का दौर चला है, लाखों परिवार प्रदेश के ऐसे कई सारे मुद्दों पे परेशान है, जिनके सर के ऊपर से छत हट जाने का एक खतरा 163A के निरस्तीकरण को लेकर जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया उसकी वजह से है। आपदाग्रस्त 90% ऑफ जो हमारा हिमाचल है वहां आज तक रेस्टोरेशन के काम अधर में लटके हुए हैं। उन मुद्दों को छोड़कर विपक्ष केवल अपने केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए आए दिन सदन से वॉकआउट कर रहा है, आए दिन सदन में हंगामा कर रहा है। और पिछले कुछ समय से एक प्रचलन हिमाचल प्रदेश के अंदर आप सबने देखा होगा, समूचा हिमाचल प्रदेश का विपक्ष प्रदेश सरकार के एक मंत्री के खिलाफ मोर्चा बंदी करके खड़ा है। आप सब जानते हैं जनजातीय जिला किन्नौर के 5 बार के विधायक प्रदेश सरकार में वर्तमान में रेवेन्यू, हॉर्टिकल्चर, ट्राइबल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर है हमारे आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी, किस प्रकार लगातार पिछला सदन हो जो हमारा पिछला सत्र जो विधानसभा का था, ये सत्र है, किस प्रकार बीजेपी ने व्यक्तिगत राजनीतिक रंजिश जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी के साथ रखते हैं, उस रंजिश को पोषित करने में तमाम जो प्रदेश की जनता के मुद्दों की तिलांजलि विधानसभा के पत्र पर भाजपा ने की। आज हम देख रहे थे बीते कल प्रदेश भाजपा के तमाम प्रवक्ताओं को हाईकमान से एक ऑर्डर आया कि आप आदरणीय जगत सिंह नेगी जी के खिलाफ प्रेस वार्ता करें। इनके तमाम पत्रकारों ने, दर्जनों पत्रकारों ने अलग अलग जगहों से माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी के खिलाफ कल प्रेस वार्ताएं की और उन्होंने क्या कहा कि ये मंत्री बदतमीज मंत्री है,
ये कहते हैं, इन्होंने आरोप लगाया माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी पर कि ये जो है राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं। मेरा सवाल है, इस देश में कब से आरएसएस और भाजपा के खिलाफ बोलना राष्ट्र के खिलाफ बोलना हो गया? इस देश में कब से किसी विचारधारा विशेष की आलोचना करना इस देश की आलोचना करना हो गया? ये कहते हैं कि माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी बदतमीज नेता है। एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, आप सबके बीच में मैंने पहले भी यह सवाल उठाया था, प्रदेश का मुखिया जिसने 5 साल इस प्रदेश का नेतृत्व किया, आज प्रदेश के गरिमा में सदन में वो नेता प्रतिपक्ष है। उस नेता की, उस सदन के सदस्य की भाषा शैली सुनिए, खाल में रहो। एक गुंडे मवालियों की, एक गली कूचों में बोली जाने वाली भाषा का जो प्रयोग व्यक्ति करता हो, भाजपा के लिए वो बदतमीजी नहीं है। माननीय जयराम जी, नेता प्रतिपक्ष बोलकर लगातार संबोधित करने वाले आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी, वो आपके लिए बदतमीज क्यों है? आप सब जानते हैं जगत सिंह नेगी जी कांग्रेस के एक कद्दावर नेता, अपने विचारधारा के कट्टर समर्थक रहे हैं। उन्होंने लगातार भाजपा नेतृत्व को आरएसएस की वो विचारधारा जो इस देश के संविधान के लिए घातक है, उसकी आलोचना की है। जगत सिंह नेगी जी अकेले वो नेता है सदन के भीतर जिन्हें उनकी बेबाकी के लिए, निर्भीकता के लिए और स्पष्टवादिता के लिए जाना जाता है। और इसी बात से लगातार भाजपा माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी से असहज होती रही है। टोटू और मज्जाट फोर्ट के हजारों भवन अब शीघ्र ही सीवरेज सुविधा से जुड़ेंगे। इस दिशा में निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। टोटू पार्षद मोनिका भारद्वाज ने हाल ही में भरिया स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। पार्षद ने कहा कि कार्य तेजी से चल रहा है और योजना के अनुसार 2027 के पहले महीने तक क्षेत्र के हर घर को सीवरेज सुविधा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने नागरिकों से धैर्य रखने और काम में सहयोग देने का अनुरोध भी किया। यह परियोजना क्षेत्र में स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नमस्कार, आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि मतलब यहाँ पे जो टूटू की सबसे बड़ी जो समस्या रही है वो सीवरेज की थी और आज एसटीपी प्लांट का कार्य शुरू हो गया है और साथ ही इसमें 150 मीटर तक तो खुदाई भी हो गई है। तो ये है कि ये कार्य जल्द से जल्द शुरू हुआ है और जल्द से जल्द पूरा होने की पूरी उम्मीद है। और ये जो सुविधाएं हैं आप सबको 2027 की स्टार्टिंग में हर घर में सीवरेज होगी, ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद।